हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, बेसिक्स अगर आपको याद होंगे। देयर वर टू काइंड्स ऑफ बेसिक्स, वन इज द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एंड सेकंड इज द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, अ पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगा जाता है या जो टैक्स डिपार्टमेंट है जिससे टैक्स कलेक्ट करता है, सो इट माइट हैपन कि जिससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो एक्चुअल में किसी और से वसूल के दे रहा है। वो हो सकता है कि वो बी से वसूल के आपको दे रहा है। सो इट माइट हैपन, सो इंसिडेंसेस ऑफ द टैक्स इज हियर ऑन ए कि टैक्स डिपार्टमेंट इससे ले रहा है, बट इसका इफेक्ट किसके पड़ रहा है? टैक्स बी पे, पर्सन बी पे, isn't it? So impact of tax is different from the incidence of the tax, है ना, from the point at which टैक्स हैज बीन कलेक्टेड या जहां से टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड, वहां पे उसको उसका प्रेशर नहीं पड़ता। जिससे कलेक्ट किया जाता है वो एक बस माध्यम रहता है और वो अपना बर्डन को किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, एंड दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी कंट्री में या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में टैक्स को इंक्रीज करने का क्या सिस्टम हो सकता है? वन इज इंक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्स, है ना, जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स रेट को अगर बढ़ा देने से डायरेक्टली टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड इज द इंक्रीज इन द टैक्स बेस एंड थर्ड इज द एनफोर्स द टैक्स कंप्लायंस। तीन ही चीजें हो सकता है। टैक्स बेस, ये जो टैक्स बेस बढ़ाने का काम अगर करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे ही फायदा होता है। जैसे क्या है कि हर एक पर्सन से आप 10 रुपीज का टैक्स लेते हो, है ना, तो 1 बिलियन में तो आपको 10 बिलियन का आपको टैक्स मिल जाएगा। बट वही चीज अगर आप 1 मिलियन लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हो और लगाते हो 1000 रुपीज का, ठीक है ना, 1 मिलियन लोगों पे 1000 रुपीज का, तो फिर तभी भी आपका अल्टीमेटली 1 बिलियन आता है। तो इसका मतलब ये है कि या तो कुछ लोगों पे ज्यादा प्रेशर डालो या ज्यादा लोगों पे कम प्रेशर डालो, दोनों में से एक ही मतलब है। तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, दे शुड बी बियरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ द टैक्स। एंड व्हाट इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टैक्स बर्डन ऑफ द कंट्री इज बीइंग टेकन, और उस वो बियर करना पड़ता है वो डायरेक्ट टैक्स वालों के साथ, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स वालों के साथ। सो इसलिए इन ऑर्डर टू हैव और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द टैक्स, सो दैट वी कैन रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ, अगर रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है तो हम लोग को टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। एंड टैक्स कलेक्शन इसका मतलब ये नहीं कि जो टैक्स ज्यादा दे रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना ही बोल दो। इसका मतलब ये है कि सारे लोगों को टैक्स में इंक्लूड कर दो। तो टैक्स बेस बढ़ाना, एट द सेम टाइम टैक्स कंप्लायंस, है ना, जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कभी देते हैं कभी नहीं देते, सो टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने से भी काम हो जाएगा। सो देयर आर 3 वेज टू इंक्रीज द टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, सबसे मेन काम होता है टैक्स बेस बढ़ाने का, बिकॉज हियर वी डोंट हैव टू पिक एंड चूज हु आर अर्निंग एंड हु आर नॉट अर्निंग। हियर एवरीबडी इज इक्वल और हर किसी के ऊपर इक्वली प्रेशर पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स का। वी विल सी हाउ। तो आपको यहाँ पे पता है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट का टैक्स डिफरेंट पे पड़ता है, क्योंकि देखो क्या है कि जैसे आप सोप खरीदते हो, एक सोप आपने खरीदा अपने घर में नहाने के लिए, लाइफ बॉय LB, ठीक है ना, लाइफ बॉय का आपने खरीदा, आपने इसको MRP पे खरीदा, 40 रुपीज में आपने खरीदा इसको। अब ये जो 40 रुपीज में आपने जब इसको खरीदा है, ऑलरेडी यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द स्टेट टैक्स, है ना, जो स्टेट का जो टैक्स होता है, सेल्स टैक्स जिसको बोला जाता है। पास्ट के जमाने में, जीएसटी से पहले की बात मान लीजिए कि सेल्स टैक्स होता है, वो एक शॉपकीपर जो होता है ना, वो जब ओनर को देता है, जो कि पर्सन है, जैसे आप हो, आप सोप खरीदने जाते हो, तो आपके ऊपर आपको जब देता है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। ये तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ा सेल्स टैक्स का। बट यहाँ पे ये सोप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक किसी जगह पे सोप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सपोज उत्तराखंड में सोप का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक्साइज का टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगेगा, और वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट लेगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी, ठीक है ना। तो ये जो सप्लाई होता है, रास्ते में बहुत सारे रोड टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बहुत कुछ चीजें आती है ना, एंट्री टैक्स, ये सारी चीजें आएंगे। तो ये जो सोप है, जो फैक्ट्री से आया आपके पास, कहाँ पे आया, ये रिटेल शॉप में आया, रिटेल शॉप सेल्स टैक्स देके इसके बाद आपको दिया, तो आपका MRP में ऑलरेडी सारा टैक्स इंक्लूड होके आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है आपको कि MRP में सारा टैक्स इंक्लूड होके आपको मिल रहा है और 40 रुपीज इसका कॉस्ट आ रहा है। इट मीन्स आप जो भी पर्सन लाइफ बॉय खरीदता है ना, चाहे वो अंबानी हो या तो एक बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन हो, उसको इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सेम पड़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है उसको पिंच किसको ज्यादा पड़ रहा है, जो कि गरीब है
है ना, ये हो सकता है पिंच ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब यू माइट बी नोइंग कि जिसका कैपेबिलिटी नहीं है उसको भी उतना ही देना है, और जिसका कैपेबिलिटी है उसको भी उतना ही देना है। इट माइट हैपन कि उसके प्रोपोर्शनेट, अगर उसके सैलरी के प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो बल्कि इनको ज्यादा देना पड़ जा रहा है, ऐसा हो सकता है। किसको? जो पुअर पर्सन है, इजंट इट? सो लार्जर द बेस, अगर बेस ज्यादा लार्ज होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, इसलिए क्या है, इसमें बेनिफिट है, इसलिए एक इंडिविजुअल पर्सन को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड, पिहोवियन टैक्स में बी अप्लाइड। पिहोवियन टैक्स क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज, है ना, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट और एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी कैन बी उस वैसे गुड्स एंड सर्विसेज पे हम ज्यादा टैक्स डाल देते हैं। तो वैसे ज्यादा टैक्स डालने से फायदा और नुकसान क्या होगा, और ये इनडायरेक्ट टैक्स में ये इसका एडवांटेज क्या है? पहला चीज हम लोग देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि जैसे ही आपने पिहोवियन टैक्स, सपोज आपने डाल दिया सिगरेट पे, सिगरेट के पे आपने पिहोवियन टैक्स डाल दिया, क्योंकि इसके पोल्यूशन से आसपास के एनवायरनमेंट को भी खराब होता है, एट द सेम टाइम वहाँ के आसपास में जो किड्स हैं, ओल्ड एज है, उनको भी इफेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया, उसको टैक्स लगा दिया जो भी सिगरेट में है। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने टैक्स और बढ़ा के या पिहोवियन टैक्स लगा के मैंने उसका प्राइस बहुत डबल कर दिया, तो इसका इमीडिएटली डिमांड कम हो जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये बेनिफिट ये है कि वंस यू वांट टू डिस्करेज अ पीपल हु आर इन्वॉल्व और हु आर परचेसिंग दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, है ना, जिसका इन्वायरमेंट पे खराब इफेक्ट है, सोसाइटी पे खराब इफेक्ट है, और उनका डिमांड को कम करने के लिए आप क्या है, टैक्स बढ़ाते हो तो इमीडिएटली डिमांड में कम आ जाता है। दैट ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल विद द डायरेक्ट टैक्स। यू माइट बी नोइंग, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन जो कि एक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे एक कारपेंटर है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, और उस पे जो टैक्स लगता है, अगर वो किसी तरीके से 10,000 रुपीज़ अर्न करता है, उसको जो टैक्स लगता है। एट द सेम टाइम एक पर्सन जो कि मिडिल मैन का काम करता है, सिंपली यहाँ से आउटपुट यहाँ से खरीदता है किसानों से और दूसरी जगह बेच देता है ना, वो बस और कुछ काम नहीं करता, वो एक ट्रक घुमाता है और वो उधर से उधर लेके जाता है ना, और वो भी 10,000 अर्न करता है। बट हार्डशिप was not being counted at the same time। ये जो ट्रक चलाने के कारण से क्या पोल्यूशन जो हो रहा था उसको काउंट नहीं कर रहे थे, और दोनों कंडीशन में डायरेक्ट टैक्स में 10,000 रुपीज का इक्वल प्रोपोर्शनेट में टैक्स लग रहा था, है ना। दोनों पर्सन डायरेक्ट टैक्स में क्या था, एक पर्सन के इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है, और दोनों कंडीशन में दोनों के ऊपर इक्वल टैक्स लग रहा है। पर यहाँ पे बिहेवियर टैक्स नहीं लगा सकते, कैसे आप अप्लाई करोगे बिहेवियर टैक्स? बट हियर in indirect tax you can apply the Pihovian tax, and immediately you will see that there is a result in the reduction in the demand, ठीक है ना। then convenient to the collect from the firm rather than individual। here indirect tax के साथ बेनिफिट ये है कि आप सीधा से शॉपकीपर का कॉलर पकड़ते हो, isn't it? शॉपकीपर का या बड़े रिटेलर्स का, या मतलब आप इंडिविजुअल पकड़ने से तो अच्छा है कि एक बिजनेस को पकड़े ना। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का काम इजी होता है। सो मैंने बताया था ना, कैनन ऑफ द टैक्सेशन में कलेक्शन का कॉस्ट जितना कम से कम हो उतना बेटर है। सो ऑल दीज आर द मेरिट्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस indirect tax? is that it is regressive in nature, already we have discussed। second, it is higher indirect tax, lower the demand। ज्यादा अगर आप टैक्स लगा देते हो तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम होगा तो फैक्ट्री में आउटपुट कम होगा, फैक्ट्री में आउटपुट कम होगा तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। मेनी ऑफ द पीपल, इफ दे विल बी अनएम्प्लॉयड, दे विल not be getting salary, and again they will be reducing the demand। in this way what is happening, it your जो country है, आपका जो country है, that country may go into slowdown, may go into the depression and recession। ये सारे चीजें हो सकती हैं आपके country के साथ। so there is not a scope कि आप unlimited amount of the indirect taxes you can increase। even you might be knowing कि एक smaller परसेंटेज जब पेट्रोलियम और इसमें डीजल पे जब बढ़ जाता था तो पूरे कंट्री में स्ट्राइक हो जाता था। क्योंकि क्या है कि पेट्रोल डीजल में जैसे ही प्राइस बढ़ा दोगे तो वैसे ही उसका इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट पूरे थ्रू आउट द कंट्री पे पड़ता था। वैसे ही है कि अगर आप सोप पे थोड़ा सा भी टैक्स बढ़ा देते हो तो गरीब और अमीर दोनों के लिए इक्वली दोनों को उतना ही प्रेशर पड़ता है। एक्चुअली उतना ही वैल्यू के टर्म्स में उतना प्रेशर पड़ता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो पुअर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। एंड ऑल्सो इट हैज द लेस सिविक कॉन्शियसनेस। रीजन क्या होता है कि जब आप सोप खरीदते हो तो आपको ये नहीं लगता कि आपके यहाँ से आपके पॉकेट से पैसा गया,
टैक्स के फॉर्म में। आपको लगा कि सिंपली आपने उसका पैसा पे किया, बट आपने टैक्स भी पे किया। बट वही डायरेक्ट टैक्स आपको पहले सैलरी मिल जाता है और उसके बाद आपसे 10,000 निकाल लिया जाता है, तो आपको उसका पेन फील होता है। एंड वंस यू आर हैविंग द पेन ऑफ द गिविंग ऑफ द टैक्स, देन आपको क्या होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का आपको क्वालिटी होगा, है ना। यू विल बी यू विल बी हैविंग द कॉन्शियसनेस, एट द सेम टाइम यू विल ऑलवेज सीक फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए आप सीख करोगे, इसके लिए पीआईएल करोगे, सारा चीज करोगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब लोग इक्वली बर्डन पेन कर रहे हैं और कम बर्डन पेन कर रहे हैं, बर्डन को बियर कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि उन लोगों को फील नहीं होता कि ये हमारे पैसे से बना हुआ है करके, ठीक है ना। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे जो आप वेल नोन टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज टैक्स जो बोला जाता है, ये है, ये प्रोडक्शन पे लगता है। एक्साइज मतलब आपका जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे फैक्ट्री होता है, उसके प्रोडक्शन पे लगता है, नॉर्मली ऑन पर क्वांटिटी बेसिस पे, है ना। हर एक कितना 1000 होता है तो अलग टैक्स लगेगा, 100 होगा तो अलग टैक्स लगेगा। समटाइम्स वो उस पे भी लगता है कि ये कितने लेंथ का सिगरेट है, कितने लेंथ का सिगरेट है, उसके बेसिस पे भी लगता है। क्वांटिटी के ऊपर लगता है टैक्सेस मेनली इसका। और जहाँ पे क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, वहां पे वेट ऑफ द टोबैको, जैसे मैंने बताया। सो ये जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी में, वो क्वांटिटी पे। पर ऐसा भी होता है कि वैल्यू के बेसिस पे भी टैक्सेस लग सकते हैं। जैसे क्या होता है, ये तो क्वांटिटी हुआ। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि सिगरेट का अगर 10 रुपीज है, सिगरेट का प्राइस, अगर एक सिगरेट का प्राइस 10 रुपीज है, तो हर एक 10 रुपीज पे 10% का टैक्स लगेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये क्या है, वैल्यू पे लग रहा है। और वैसे टैक्स को क्या बोला जाता है, एड वैलोरम टैक्स, ठीक है ना। एड वैलोरम एक्साइज ड्यूटी भी बोला जा रहा है, या एड वैलोरम टैक्स भी बोला जा रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू पे टैक्स लगा रहा है। एक्चुअली ये एक्साइज ड्यूटी ही है एक प्रकार से, मतलब प्रोडक्शन पे ही टैक्स लग रहा है, जस्ट मैटर डिफरेंट कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी में एक बेनिफिट होता है कि आप क्या है कि आप इसमें कोई भी टैक्स लगाते हो, एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स लगाते हो, तो क्या है, इमिडिएटली प्लस और माइनस होने के चांसेस हो जाते हैं, डिमांड को कम और ज्यादा करने के चांसेस हो जाते हैं। पर आप रुपीस पे लगाते हो तो ये डिमांड और कम ज्यादा होने के उतने चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। जिसको समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया, इसमें क्या है कि आपको सीए नहीं करना है, द थिंग इज दैट, है ना। आपको बस समझ जाना है कि इनडायरेक्ट टैक्स का में एक्साइज ड्यूटी एंड एड वैलोरम में एक वैल्यू पे लगता है एड वैलोरम, और ये लगता है क्वांटिटी पे लगता है। और आपके पास जब क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगाते हो तो आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसके बेसिस पे आप अपना इंक्रीज और डिक्रीज करके आपने वो जो पिहोवियन टैक्स जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली लगा सकते हो, है ना। दैट्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों के साथ है, ठीक है। अगला, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बस ये होता है कि सेम प्रोडक्ट अगर बाहर से आता है तो उसको बेनिफिट ना मिले, क्योंकि अंदर वाले को तो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, तो बाहर वाले को कस्टम ड्यूटी लगाना पड़ेगा, बाहर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं। सो द गुड्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम द आउटर कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट से अगर वी आर परचेसिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, देन यू विल हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। एंड कस्टम ड्यूटी इज द सेम, जैसे दोनों को इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। बट आफ्टर जीएसटी, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, एक्साइज ड्यूटी वाज रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल जीएसटी, बिकॉज एक्साइज वाज लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाइल जो कस्टम को अभी तक हम लोगों ने जीएसटी के अंदर पे नहीं डाला है, दैट्स द थिंग, ठीक है ना। तो इक्वल फुटिंग पे अभी भी है, बट यहाँ पे क्या है, जीएसटी में चला गया, एक जीएसटी पे नहीं है। इज इट ओके। सो जीएसटी जो इंट्रोडक्शन हुआ था 2017 जुलाई में, है ना। सो इट हैज सबस्यूम्ड मेनी ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो एक्सेप्ट बोला जाए कि पेट्रोलियम लिकर को छोड़ के मोस्ट ऑफ द गुड्स के एक्साइज ड्यूटी एंड टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी पे सारा जीएसटी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। सो हियर यू कैन सी सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट, और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या थे जिसके लिए हम लोग को जीएसटी लाना पड़ा, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी को हम लोग क्यों हटाए, इसको हम लोग देखते हैं। हियर यू कैन सी रिटेलर, एक रिटेलर जो है, उसने उसने होलसेलर से एक पैसे में कुछ खरीदा, सपोज 100 रुपीज का सोप खरीदा उसने। तो रिटेलर जो है, जो उसने क्या है, 100 रुपीज के ऊपर 10% का टैक्स देके 110 रुपए में उसको खरीदा, है ना, रिटेलर। अब रिटेलर के पास जब कस्टमर आएगा तो वो तो भी अपना प्रॉफिट कमाएगा, और उसने अगर 10 रुपीज प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको एनी हाउ 120 पे तो बेचना ही पड़ेगा, पहला चीज। बट 120 पे तो बेचेगा, पर उसको किसका टैक्स लगेगा, उसको अपने स्टेट का टैक्स लगेगा,
जो सेल्स टैक्स लगेगा, और उस पर 10% का टैक्स लगा, ठीक है ना। अब 10% का जो टैक्स लगा उसके कारण से इसका प्राइस आया 132 रुपए, ठीक है ना। अब देखो ये जो टैक्स लगा, ये जो 10% जो टैक्स लगा, आप देखोगे कि ये 120 रुपीज के अमाउंट पे लगा रादर देन 100 रुपीज के अमाउंट पे लगा। तो 120 रुपीज का अमाउंट पे लगा, इसका मतलब क्या है, दिस अमाउंट, ये 10% जो है, ये इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, क्योंकि 110 तो इसी से आया था, तो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। तो हर एक गवर्नमेंट का ड्यूटी ये होता है कि डबल डबल क्यों टैक्स, आप कभी भी टैक्स के ऊपर तो टैक्स नहीं ला सकते, आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स ले सकते हो। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि जब वो सेल्स टैक्स जब यहाँ पे आता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी लगा हुआ है ना, एंड एक्साइज ड्यूटी प्रॉफिट लगा हुआ उसके ऊपर टैक्स लगा के वो आपको बेच रहा है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। अगर किसी गुड्स का बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है तो वी हैव सीन व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द थिंग्स। अगर ज्यादा कास्केडिंग इफेक्ट ऐसा होने लग जाएगा तो क्या होगा, पीपल क्या करेंगे, आइदर वो लोग डिमांड कम कर देंगे, तो डिमांड अगर कम करेंगे तो तभी भी रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, या तो वो लोग क्या करेंगे, बिना बिल के उन लोग ट्रांजेक्शन करना चालू कर देंगे, है ना। दे विल नॉट पे द बिल्स, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट के लिए, मींस रिटेलर भी बेनिफिट चाहता है और कस्टमर भी बेनिफिट चाहता है, तो एवरीथिंग जो 10% जो टैक्स लगा रहे हैं वो लगाने का लग रहा है, पर उसके कारण से मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली मिल नहीं रहा है। तो क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, आइदर डिमांड कम होता है तभी भी रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा, या तो वो पर्सन अवॉइड करता है टैक्स को तभी भी रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। एंड व्हाट विल हैपन, अगर रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, सॉरी फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपका अर्निंग से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर होने लगेगा तो डेफिसिट होगा, है ना। फिजिकल डेफिसिट हम लोग पढ़ेंगे उससे बाद में। और फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही, एट द सेम टाइम ब्लैक मनी भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लग रहा है तो वो तो ब्लैक मनी हो गया, और ब्लैक मनी भी बढ़ रहा है, तो मतलब अननेसेसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो इम्पैक्ट डालता था, है ना, किसी भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी किसी का डिमांड और सप्लाई को कम ज्यादा करने का काम करता था, वो चीज इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ब्लैक मनी बहुत सारे सिस्टम्स में रहेंगे, फिजिकल डेफिसिट रहेगा, गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, सोशल वेलफेयर के काम नहीं हो पाएंगे। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग दिस कास्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग के कारण से अननेसेसरी इसका 32 रुपीज, मतलब 30% इसके ऊपर एक्चुअली लग गया टैक्स, समझ लो, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू कैन सी कि कास्केडिंग इफेक्ट का कितना ज्यादा डिसएडवांटेजेस है ना। सो हम लोगों को कास्केडिंग को हटाना है, तो कैसे कास्केडिंग को हटाया जाए, तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। या तो आप ये टैक्स को हटा दो, ये जो लग रहा है बाद में, तो सारे स्टेट वाले हल्ला करने लग जाएंगे कि स्टेट का टैक्स उनको नहीं मिल रहा है, बस एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगा रहे हो, है ना। तो अपोजिट कर सकते हो, या तो आप इसको हटा दो। वैसे भी करने से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे, सारा तो स्टेट से ही आ रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आएंगे अगर एक्साइज ड्यूटी को हटा देंगे तो दोनों तरीके से डिसएडवांटेज है। तो या तो हम लोग ऐसा कुछ करें कि दोनों को कुछ मिले, ये दोनों को कुछ ना कुछ मिले, और कस्टमर के पर भी बर्डन कम पड़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जिस चीज को जैसे 10 रुपीज ऑलरेडी अगर इसको लग चुका है, ये रिटेलर जो था उसको 10 रुपीज का पेन ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, और उसके ऊपर अगेन फिर से आप 10% लगा रहे हो, तो क्या करो, ये जो 10 रुपीज ऑलरेडी दे दिया है उसको 10 रुपीज आप यहां से उसको माइनस करवा दो, है ना। 10 रुपीज माइनस कैसे करवाओगे, अगर आप 10 रुपीज इसके अकाउंट में डाल देते हो, है ना, तो वो उसको 110 में बेचेगा, इजंट इट, ठीक है ना। अब 110 मतलब उसका 10 रुपए बस प्रॉफिट में बेचेगा, और 110 रुपए के ऊपर फिर से 10% उसका लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 110 एक्स्ट्रा जो लग रहा था उसको आपने इसको बेनिफिट दे दिया, तो ये कस्टमर भी या तो रिटेलर भी खुश, और प्राइस को कम करके वो प्रॉपर तरीके से सही प्राइस पे दे देगा। तो इसका कारण से क्या होगा, आप देखो 110 पे मतलब 11 रुपए, है ना। अब 11 रुपए मतलब इसका प्राइस हुआ 131 रुपीज। वैसे ये 1 रुपीज आपको इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, पर अगर यही चीज बड़े लेवल पे होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा आपको, है ना। एट द सेम टाइम ये जो रेवेन्यूज आया जो इसने टैक्स के फॉर्म में वापस किया, इसको ये दोनों ने शेयर कर लिया, ये जो 10% है इसको दोनों मिलकर शेयर कर लिए, सेंट्रल और स्टेट मिलकर शेयर कर लिए। तो यही चीज हुआ, अगर किसी को कैशबैक मिल जा रहा है, एक प्रकार से इसको कैशबैक मिल जा रहा है, तो वो कम प्राइस पे अपना बेच पा रहा है,
ठीक है ना, यही चीज है। और जितना ज्यादा एश्योर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी तरीके से। अगर मैं आईटीसी जिसको बोला जा रहा है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर मैं रिटेलर ये जो सेलर है उसको मैं देना चालू कर दूं, सो ऑटोमेटिकली दिस प्राइस वो ऑटोमेटिकली कम डाउन होगा। बट सो एज टू क्लेम दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट अ सेलर विल हैव टू शो द बिल्स इनवॉइस, जो प्रॉपर इनवॉइस होता है वो उसको शो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसको भी उस सिस्टम में आना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, पैन जीएसटी सारे में सिस्टम में आना पड़ेगा। और वो भी उस पर्सन से खरीदेगा जिसके पास ये सारा बिल हो। इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिसिंग होगा। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में नहीं आ रही है, पर एक रिटेलर उसी से खरीद रहा है जिसके पास प्रॉपर बिल है, और वो जो होलसेलर है वो भी उसी को सेल कर रहा है जिसके पास प्रॉपर बिल है, और ये जो कस्टमर है वो भी उसी तरीके से कर रहा है। तो सेल्फ पॉलिसिंग के कारण से ऑटोमेटिकली ब्लैक मनी रिड्यूस हो जा रहा है ना। ये है हमारा एडवांटेज इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन मीन्स कैसे टैक्स स्टार्ट हुए थे, कौन सा टैक्स कब स्टार्ट हुआ था, और क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण से हम लोग को जीएसटी माना पड़ा। ठीक है ना, वन बाय वन देखते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियर है तो पास्ट का अगर वीडियो देखना है तो आप रिकॉर्ड उसको रिवाइज करके देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1944 में यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स है दैट इज सेंट्रल एक्साइज एक्ट, है ना। ये एक्ट आया जिसके कारण से एक्साइज ड्यूटी गुड्स पे, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होते हैं इंडिया में उस पे लगा गया, एंड इट हैज बीन अबॉलिश्ड आफ्टर जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इट हैज कम फ्रॉम 1944। सेकंड वन इज द 1956 यूनियन का टैक्स है सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो, सेंट्रल का सेल्स टैक्स टू लेवी टैक्स ऑन द इंटर स्टेट कॉमर्स। जब कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो क्या होता है कि उसमें सेल्स टैक्स कौन ही करे, तो ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है ये बीच में रहने का काम करती है, और वो जो उस पे है वो सेंट्रल सेल्स टैक्स लेती है। सेल्स टैक्स लेके इसको वापस से इस जहां से ओरिजिन स्टेट है उसको वापस कर देती है पैसे। ठीक है ना। सो दिस इज द सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तब होता है जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है। ठीक है ना, इंटर स्टेट में तो वही स्टेट गवर्नमेंट ही अपना टैक्स ले लेगी वहीं पे, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है ना। बट सेंट्रल सेल्स टैक्स स्टार्ट हो रहा है 1956, एंड 1962 में क्या है, कस्टम एक्ट टू लेवी कस्टम ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये स्टार्ट हुआ। ठीक, फिर आया मॉड वैट। ठीक है ना, मॉड वैट ये जो आईटीसी वाला जो कास्केडिंग इफेक्ट को पहली बार हटाने के लिए एल के जहां कमिटी ने फर्स्ट टाइम बताया कि मॉड वेट सिस्टम शुड बी देयर, सो दैट क्या है, जो लोग जो एक्साइज ड्यूटी का मल्टीपल टाइम्स में पे कर रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डबल टैक्सेशन को पे करना पड़ रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, उसको हटाने के लिए ये मॉड वेट सिस्टम लाया जाए। ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स गेट्स इनपुट क्रेडिट फॉर द एक्साइज ड्यूटी ही हैड ऑलरेडी पेड इन प्रीवियस स्टेज। तो यहां पे एक बस प्रॉब्लम ये है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, बट द स्टेट्स इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल्स टैक्स और वैट का उसको कोई टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मींस अगेन द सिस्टम इज सेम, एक्साइज के ऊपर मल्टीपल और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना टैक्स होगा उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा और गवर्नमेंट उसको रिटर्न बैक कर देगी, है ना, ये चीज है। बट अगर जब स्टेट पे आता है तो स्टेट फिर से अपना टैक्स लेगा, सेल्स टैक्स वैट जो भी लेना है, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट को कंप्लीटली हटा नहीं पाया। जैसे रतन टाटा ने क्या है, ही विल बी गेटिंग इनपुट फॉर द क्रेडिट फॉर द रबर। जैसे अब अगर नैनो बना रहा है रतन टाटा, है ना, तो उसको क्या है, रबर खरीदने के लिए, स्टील खरीदने के लिए, ये जो भी चीजें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वो जो कार में लगाया, उसमें जितना भी उसको टैक्स लगा होगा एक्साइज ड्यूटी, वो एक्साइज ड्यूटी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली मेनी ऑफ द बिजनेस पीपल विल बी गेटिंग एडवांटेजेस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना टैक्स है वो अब तो एटलीस्ट कास्केडिंग नहीं हो रहा है, बट स्टिल सर्टेन कास्केडिंग इज देयर बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स और वैट जो स्टेट का टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। 1994 के मनमोहन के बजट में, यूनियन बजट में 5% सर्विस टैक्स एक आ गया, एक नया ऑन द, देखो अभी तक तो गुड्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, अब सर्विसेज के ऊपर 5% टैक्स आ गया।
सो दिस थिंग फर्स्ट टाइम हैज बीन इंट्रोड्यूस। लेटर ऑन क्या हुआ, सारे सिस्टम पे जितने भी सर्विसेज है सारे पे लगने लगा, एक्सेप्ट कुछ पोस्टल सर्विसेज वगैरह को छोड़ दो तो, है ना। और बाद की गवर्नमेंट ने तो और ज्यादा फिर उसमें और ऐड कर दिया, मतलब नींबू को निचोड़ निचोड़ के निकाला गया। फिर इसके बाद है स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस, ये सारा को लगा के अल्टीमेटली उस पर और ज्यादा बर्डन डाल दिया गया। तो सर्विस पे भी काफी टैक्स लग रहा है। तो ये जो स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, ये सारा चीज लगा था। बट जब ये जीएसटी आया तो सर्विस टैक्स प्लस सेस की जगह जो टोटल 15% हो जाता था उसको अबॉलिश करके एक जीएसटी ले लिया गया। ठीक है ना। ये हुआ 1994 के सर्विस टैक्स फर्स्ट टाइम आ रहा था। ठीक है ना। और ये किसका पार्ट था, ये जो है यूनियन। ठीक है ना। अब अगला आते हैं 2004 में सेनवेट आया। देखो मॉडवेट का पर्पस किया समझ आ गया एक्साइज ड्यूटी पे। अब सेनवेट क्या है, देखो मॉडवेट पे था गुड्स बस इंक्लूडेड था, जिसका टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा था। बट सेनवेट आने से दिस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी तो रिटर्न मिलेगा, एज वेल एज सर्विस टैक्स के ऊपर भी रिटर्न मिलेगा। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर बीइंग कंसिडर्ड। ठीक है। सो स्टिल फ्रॉम दिस सेनवेट, this system of Senvet, the cascading effect of all the goods and services has been included, but still sales tax and the VAT is still are excluded, है ना। अभी भी इसके थ्रू कास्केडिंग हो रहा है। ठीक है। 2005 में आए। 2005 में स्टेट गवर्नमेंट बिगिंस रिप्लेसिंग सेल्स टैक्स सिस्टम। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी लगा कि हम लोगों को अगर प्रॉफिट करना है, बिजनेस करना है, नाउ वी विल हैव टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट विद इन द स्टेट आल्सो। सो नाउ वैट सिस्टम लाया गया। अब देखो मॉड वैट एंड सेंट वैट किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का। और सेनवेट में था गुड्स एंड सर्विसेज, मॉडवेट में था गुड में था। एंड दिस स्टेट टैक्स, स्टेट्स का जो वैट जो हो रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम सेल्स टैक्स और जो वैट के फॉर्म में जो भी लग रहा था, अब उस पर कास्केडिंग टैक्स हटा दे रहे थे, उसको सारा चीज हटा दे रहे थे। मतलब अब स्टेट के सारे टैक्स में आपको कास्केडिंग नहीं होगा। बट जो स्टेट का टैक्स हो रहा है वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी पे कास्केडिंग हो रहा है कि नहीं। और एक्साइज ड्यूटी पे जो कास्केडिंग जो सेनवेट और मॉडवेट के फॉर्म में आया था, वो इंश्योर नहीं कर रहा है स्टेट के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं। सेनवेट अलग सिस्टम से चल रहा है, वैट अलग सिस्टम से चल रहा है। ठीक है ना। तो अभी भी जो पर्सन है, अगर वैट आ जाता है स्टेट में, पर वो यूनियन का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इन्वॉल्व है उसमें कास्केडिंग को वो नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि वैट कंप्लीटली एक अलग सिस्टम आया। और वैट को क्या है कि मतलब उत्तर प्रदेश जो 2008 में उसने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, और धीरे से सारे स्टेट्स धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने लगे थे। तो ये एक प्रॉब्लम आया था। उसके अलावा भी कुछ गुड्स को हम लोगों ने कुछ ऐसे आइटम्स थे जिसको हम लोगों ने हटा के रखा था किसी भी टाइप के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। जैसे क्या है कि लग्जरी टैक्स हुआ, है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, दोज वेयर नॉट सबस्यूम्ड अंडर दिस वैट सिस्टम। सो स्टिल कास्केडिंग सिस्टम आर बीइंग कंटिन्यूड। 2017 में जीएसटी आया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Here, supplier gets input tax credit for the both indirect taxes of the union and states, and he paid on the previous stage whatever the taxes he has paid for either to the union government or the state government, he will get return back. ठीक है ना। तो ये जो जीएसटी आया 2017 में, इसका जो बेस रखा गया था विजय केलकर कमेटी से रखा गया था। एफआरबीएम का एक उसने एक टास्क फोर्स रखा था, उसने जीएसटी को रिकमेंड किया था 2004 में। पी चिदम्बरम ने 2006 में अपने बजट में फर्स्ट टाइम ही हैज अनाउंस्ड कि 2010 ऑनवर्ड्स आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी सिस्टम। बट वो टलता गया, 2011 में आ गया, उसमें भी किसी तरीके से अमेंडमेंट बिल को लाया गया, बट अगेन डिसोल्यूशन हो गया, 15th लोकसभा खत्म हो गया और वो बिल पास नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 में लाया गया। उसके बाद पहली बार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडिफिकेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, एंड अब ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन बिल बना। एंड इसका रिक्वायरमेंट इसलिए था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम में चेंज करेगी, फेडरल सिस्टम में चेंज करेगी, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। ठीक है ना। सो इस बिल से क्या क्या चीजें आई, है ना। स्टेट गिवन पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज
अंडर दिस 246 ए के आर्टिकल में, बट इसको चेंज करके क्या हुआ कि अब ओनली यूनियन गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू टैक्स इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, IGST। अब क्या है कि अब स्टेट विल बी गिवन पावर टू टैक्स ऑन स्टेट अफेयर्स ओनली, पर उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है ना, ये चीज समझ गया ना। तो अब क्या है कि इस जो 246 आर्टिकल में है उसको हम लोगों ने उसको चेंज करके यूनियन विल हैव द पावर टू टैक्स इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया। फिर हुआ 268 ए में एम्पावर्ड यूनियन, इसने एम्पावर किया यूनियन को टू लेवी सर्विस टैक्स, ठीक है ना। बट सिंस टैक्स ऑन द सर्विसेज हैज बीन बॉट अंडर GST, दिस आर्टिकल वाज डिलीटेड। तो 268 में क्या था, सर्विस टैक्स लेने का पावर था, बट जैसे ही GST आया उसको हटा दिया गया। ठीक है, दोनों में समझ आ गया। 246 में आपने ये वाले चीज को हटा दिया, 268 को कंप्लीटली हटा दिया। 269 ए में क्या था, IGST ऑन मिस ये क्या था, मतलब ये लाया गया एक्चुअल में, है ना। IGST will be distributed between union and state as per the formula of GST council। यहां पे याद रखना, IGST का में जो टैक्स आता है, इंटर स्टेट ट्रेड के बीच में जो टैक्स आते हैं, that will be distributed on the basis of the formula of the GST council, while under article 270 which says कि CGST एक होगा यूनियन गवर्नमेंट का, जो एक्साइज और सर्विस को हटा देता है, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला गिवन बाय फाइनेंस कमीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आप लोग को दो चीज समझ आ गए पहले यहाँ पे। 269 ए में IGST का पावर तो मिला यूनियन को, बट उसका जो पैसे हैं दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द GST काउंसिल का फॉर्मूला के बेसिस पे। 270 में CGST का पावर मिला एंड फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के बेसिस पे। 268 को अवॉइड कर दिया गया एंड 246 में चेंजेस करके यूनियन गवर्नमेंट IGST ले रही है। ठीक है ना। 279 ए में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी GST काउंसिल। तो ये जो जिसके कारण से फर्स्ट टाइम GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज बीइंग फॉर्म्ड, और इसका जो चेयरमैन होंगे दैट विल बी फाइनेंस मिनिस्टर। बट आर्टिकल 366 में दिस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज केप्ट आउट ऑफ द GST। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, बजट 2018 में कुछ और भी चेंजेस हुए, है ना। इसने 2018 में मेक इन इंडिया का ड्राइव चल रहा था, तो सो व्हाट वी हैव डन कि वी हैव इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी ऑन द ऑल द मैन्युफैक्चर गुड्स लाइक, और जो भी ऐसे चीजें हैं जो कि इंडिया में बन सकते हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग को हम लोगों ने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ठीक है ना। अलॉन्ग विद दैट इट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस सोशल वेलफेयर चार्ज, है ना, ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 2018 में। बजट 2020 में भी कुछ और किया गया, और हम लोगों ने छोटी छोटी चीज को, फुटवेयर्स, फर्नीचर्स, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वी हैव इंक्रीज द इंपोर्टेड गुड्स में कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल्स विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ गुड इन इंडिया, फॉर दोज थिंग्स जो कस्टम ड्यूटी है उसको डिक्रीज कर दिया गया, बिकॉज मेक इन इंडिया का ड्राइव चल रहा था। एंड डिफेंस इक्विपमेंट जो कि इंडिया पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, वहां पे उस पर 0% कस्टम ड्यूटी डाल दिया गया। ठीक है ना। अब देखो GST आने से क्या क्या चीजें हुई इफेक्ट, है ना, आपको क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा। अर्लियर एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, जो चेंज होके मॉडवेट एंड सैंडवेट बन गया, वो चेंज होके CGST बन गया। स्टेट गवर्नमेंट का क्या था, सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स से वैट बना एंड वैट से चेंज होकर SGST बन गया। इज दिस क्लियर टू यू? सो टोटल अराउंड 17 indirect taxes, and like excise, VAT, or luxuries tax, all are subsumed under this GST. But taxes which has not been subsumed under GST, you should be remembering, one is the basic custom duty, dumping duty, central excise on petroleum products पे, alcohol for human consumption पे, stamp duty पे, property tax पे, professional tax पे। ठीक है ना। So these are the things, and total 4 slabs है, जिसमें 5, 12, 18, 28 है। एंड एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अल्कोहल या रियल एस्टेट या इलेक्ट्रिसिटी, उसको छोड़ के अदर सारे एलिमेंट्स पे लगाया जाता है GST, है ना। सो मोस्ट ऑफ द डेली यूज आर्टिकल्स, जो कि हम लोग का डेली नीड्स का जो आर्टिकल्स होता है उसमें 0 GST लगता है ना। बट वी हैव इंक्रीज द सेस
ऑन द ऑटोमोबाइल्स, लग्जरीज, जिसमें भी सिन गुड्स जिसको बोला जाता है, उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा सेस लगा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। दिस आर द चेंजेस विच हैज बीन हैपन। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट का 1 बाय 1 टैक्सेस को देखते हैं और उसमें कैसे सब्ज्यूम हुआ है वो देखेंगे, ठीक है ना। और ये जो जीएसटी में यूनियन गवर्नमेंट के कितने बॉडी होते हैं, जीएसटी जो काउंसिल होता है, जीएसटी का जो काउंसिल है उसमें यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल है एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये भी देख लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर विल बी चेयरमैन एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, है ना। दोनों में से आपको जो भी मिलता है, जो अवेलेबल है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से या तो डिप्टी सीएम को लगा देगा, है ना। उस स्टेट काउंसिल में जीएसटी जो काउंसिल है उसमें या तो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के डिप्टी सीएम को भेज देगा या तो फाइनेंस मिनिस्टर को भेज देगा, कोई भी एक मिनिस्टर को उसको भेजना है। टोटल 31 यहां से निकलते हैं, ठीक है। इनमें से एक जो 31 में से एक कोई वाइस चेयरमैन बनता है ना, वो सिलेक्ट होता है, ठीक। एंड यस, सम ऑफ द जो मैंने बताया था कि कौन कौन से चीजों पे टैक्सेस कितने लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है किस पे टैक्सेस नहीं लग रहे हैं और किस पे टैक्सेस लगाने का किसको राइट है ना। जीएसटीसी के आने के बाद से बहुत सारा राइट्स जीएसटीसी के पास हो गया, है ना। और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो भी जीएसटीसी के पास हो गया। जैसे आईजीएसटी जो निकल रहा था सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के, है ना। जैसे अगर यूनियन टेरिटरी का है तो वो यूटीजीएसटी होगा, अदरवाइज एसजीएसटी होगा। जैसे यूटीजीएसटी उसको बोला जाता है जिसका आपका स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वैसे का यूटीजीएसटी हो रहा है और अदरवाइज एसजीएसटी हो रहा है, ठीक है ना। तो आईजीएसटी जो निकलता है उसको आप किस तरीके से किसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना, ये किसका काम है, जीएसटी काउंसिल का काम है। और ये भी बताता है लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेस, सरचार्ज, है ना, जो भी सब्स्यूम्ड होंगे फ्यूचर में होने वाले, ये सारे चीज को ये करता है। ये भी डिसाइड करता है कौन सी डेट से ये सब पे, ये जो पेट्रोलियम, डीजल, ये सब पे कब से टैक्सेस लगना चालू होंगे, जीएसटी के एम्बिट में आना चालू होंगे, ये सारा चीज को वो डिसाइड करवाता है, ठीक है ना। तो ये काम है जीएसटी काउंसिल का। और भी कुछ काम है जीएसटी काउंसिल का, जैसे क्या है, स्पेशल रेट्स भी कई बार जीएसटी पे लगा दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजास्टर एंड कैलामिटी ऑफ दैट स्टेट, सो दैट स्टेट कैन अर्न सर्टेन थिंग्स। जैसे केरला में क्या हुआ था कि कैलामिटी हुआ था, फ्लड आया था, तो 1% कैलामिटी सेस लगा के उनको बेनिफिट दिया जा रहा था 2 साल के लिए, सो दैट मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्लड विक्टिम्स, इजंट इट। फिर है नॉर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेसमैन, इट विल बी डिसाइडेड बाय जीएसटीसी। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट है, उनको ऑलरेडी रेवेन्यू का प्रॉब्लम था, उनको ऐसा ना हो कि उनको लॉस हो जाए। देन कंपनसेशन प्रोवाइड करना जिसका रेवेन्यू के लॉसेस हो रहे हैं, डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना, दीज आर ऑल आर द ड्यूटी ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना, ये सारा इसका काम है, फाइन। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ये आपको पता है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक डिफरेंस है, अभी तक जो सीएसटी या मॉड वेट लग रहा था, सेन वेट लग रहा था, उसमें क्या हो रहा था, जैसे जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते थे, जैसे नैनो प्रोड्यूस हो रहा है गुजरात में और सेल हो रहा है यूपी में, तो ये जो इंटर स्टेट का जो ट्रेड होता था उसको तो गवर्नमेंट रखती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और वो जो टैक्स कलेक्ट होता था, है ना, इसको वो दे देते थे किसको, जहां से वो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनको वो पैसा, वो टैक्स का जो पैसा है उसको रिटर्न कर देते थे। बट ये जो जीएसटी है इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा सा डिफरेंट है, और जीएसटी जो एप्लीकेबिलिटी है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, जीएसटी में डेस्टिनेशन जहां पे ये सेल हो रहा है ना, जैसे यूपी पे जो सेल हो रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट है, इंटरस्टेट ट्रेड होता था, उसका जो पैसे आएगा वो इसको रिटर्न करेगी यूपी को, दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे जहां पे सप्लाई हो रहा है ना, जहां पे सप्लाई हो रहा है वहां पे उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और वहां पे उसको पैसे रिटर्न मिलेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो पर्सन यहाँ पे है जहां पे रिटेलर के पास है, और रिटेलर के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं आईजीएसटी का वो मिल रहा है इनको,
डेस्टिनेशन स्टेट को, ठीक है ना। इससे नुकसान और फायदा दोनों होगा। आप लोग को जो ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड बेसिस पे जो स्टेट कमाता था उनको नुकसान होगा, और जो मार्केट बेसिस पे जो स्टेट कमाता था उसको फायदा होगा। दैट इज क्लियर, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है, ठीक। तो देखो, अब यहाँ के सिस्टम देखो। यूनियन गवर्नमेंट अगर इंट्रा स्टेट का सप्लाई वाला चीज है, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में, यूपी टू यूपी में अगर सेलिंग होता है तो कैसे टैक्स लग रहा है। यूपी टू यूपी में लग रहा है तो क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने सीजीएसटी लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने एसजीएसटी लिया, यूटी जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसने क्या लिया, यूटीजीएसटी लिया। सब अपना अपना पार्ट ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आईजीएसटी का रोल नहीं आया विद इन स्टेट में। बट जब इंटर स्टेट होता है ना, तो इसमें क्या होगा, आईजीएसटी के फॉर्म में यूनियन गवर्नमेंट ने ले लिया, और आईजीएसटी में ये दोनों चीजें होंगी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो आईजीएसटी में सीजीएसटी गोज टू यूनियन, एंड जो रिमेनिंग एसजीएसटी गोज टू द डेस्टिनेशन स्टेट, उसके पास चला जाता है। तो ये चीज आपको समझ आया, ठीक। तो इस तरीके से रेवेन्यूज में काफी कुछ चेंजेस हैं। बट लेटर ऑन धीरे धीरे, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोडिक्ट किया था कि जीएसटी के आने से सिंप्लीफिकेशन हो गया, हर जगह का टैक्सेशन एकदम क्लियर हो गया कि कहाँ पे कैसे लग रहा है, कास्केडिंग एकदम क्लियर हुआ। दैट्स व्हाई वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ दिस जीएसटी। 2017 में जो मंथली एवरेज हो रहा था वो 89,700 करोड़, लेटर ऑन इट हैज इंक्रीज टू 98,114 करोड़, और वी हैव एज्यूम दैट कि एस्टिमेशन जो आया है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। so that is the estimation. So we can see that clearly there is an increase in the GST. Also there is an increase in the GST registration, means more the tax base जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 2019 के बजट में कॉर्पोरेशन टैक्स का जो कलेक्शन है वो रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे ज्यादा होता था, देन जीएसटी, फिर इनकम टैक्स, देन एक्साइज, देन कस्टम, देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। लेटर ऑन व्हाट इज हैपनिंग, धीरे से जीएसटी इंक्रीज होता जा रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स के कंपैरिजन में, और इट इज गुड न्यूज, है ना। जीएसटी अगर बढ़ता जा रहा है, इट इज गुड न्यूज, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग इतना टैक्स बेस, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स वाज, रिमेंबर कॉर्पोरेशन टैक्स वाज डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वाज डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या है, कम लोगों से ज्यादा लिया जा रहा है, एंड जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ज्यादा लोग से कम लिया जा रहा है। क्लियर है, फाइन। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द यूनियन, वेदर इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सीजीएसटी और नॉट, वी विल सी। यूनियन गवर्नमेंट का जो कस्टम ड्यूटी था वो आपको पता है कि उसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है, ये क्लियर है। फिर कुछ चेंजेस हुए हैं दैट यू शुड बी नोइंग, जैसे क्या है, कस्टम ड्यूटी जो लगता है उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाया गया था बजट 2018 में, बट लेटर ऑन कस्टम ड्यूटी के ऊपर फिर क्या है, 10% सोशल वेलफेयर चार्ज लगा दिया गया। फिर बजट 2020 में 5% हेल्थ सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स जो होता है, 5% हम लोगों ने हेल्थ सेस लगा लिया है। वैसे जैसे क्या है कि हम लोगों ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो इंपोर्ट करते हैं उस पर ऐसा टैक्स लगा के हम लोग क्या करते हैं, आयुष्मान भारत में जो हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, कई जगह पे हॉस्पिटल लगा रहे हैं, वो पैसे को हम लोग उसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। देन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ द स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सैड एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इसको क्या है, ये अभी ये इसको जीएसटी से रिप्लेस तो नहीं किए, पर इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया, अब ये नहीं रहा गया, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के और भी टैक्सेस थे, लाइक सेंट्रल सेल्स टैक्स विच वाज देयर, नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू आईजीएसटी। देन सर्विस टैक्स था, इट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय सीजीएसटी। देन एक्साइज ड्यूटी था, सरचार्ज था, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सीजीएसटी। बट एक्साइज ऑन सर्टेन गुड्स जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, एल्कोहल वाले से रिलेटेड आपको पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ये डायरेक्ट टैक्स है, इट विल नॉट बी अबॉलिश बिकॉज जीएसटी हैज कम फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट फॉर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। यू शुड बी वेरी मच क्लियर। एसटीटी, सीटीटी, ये सब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये सब क्या हटा दिया गया, नो, नॉट रिप्लेस्ड बिकॉज दीज आर डायरेक्ट टैक्स, यू शुड बी रिमेंबरिंग। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो, अभी तक यूनियन गवर्नमेंट का देखे थे, अब स्टेट गवर्नमेंट का चेक करते हैं। वैट जो थे उसको रिप्लेस कर दिया गया एसजीएसटी से, इट इज वेरी मच क्लियर, फाइन।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, छोटे छोटे एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, दीज ऑल आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय एसजीएसटी, ठीक है ना। इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, नो इट इज डायरेक्ट टैक्स, सो इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड और रिमूव्ड बाय दिस जीएसटी। बाकी सारा एंटरटेनमेंट, ये सारे टैक्स जो लिमिटेशंस थे इतने सारे, याद होगा कि वैट में जो लिमिटेशंस थे कि इतने लोगों, इतने चीजों को हम लोगों ने नहीं इंक्लूड किया था, लॉटरी वगैरह को इंक्लूड नहीं किया था, ये सारा अब जीएसटी में आ गया, ठीक है ना। अब देखो जो स्टेट्स में लॉस हो रहे हैं, मैंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट है अच्छा खासा मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, नाउ उनको इंसेंटिव मिल रहा है जो अच्छा मार्केट है, जो कंजम्पशन बेस पे जो स्टेट्स चलते हैं, तो इससे डिस्करेजमेंट होगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। जो स्टेट अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनका आप पैसा उठा लिए और डेस्टिनेशन बेस पे आप जीएसटी दे रहे हो, so as to compensate those states who were getting loss from this tax system से, जीएसटी से जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस लाया गया, ठीक है ना। एंड दिस कंपनसेशन जो सेस है इसको हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं या कहाँ से निकालते हैं, जो लग्जरीज या सिन गुड्स होते हैं ना उसमें से हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं और उससे हम लोग ना भरपाई करते हैं जो स्टेट का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये चीजें हैं हमारे, और ये जब लग्जरी या सिन गुड्स पे जो टैक्स लगते हैं वो या जो सेस लगता है वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आता है, और ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से जाता है किस पे, वो स्टेट जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहे थे। सो इन दिस वे फॉर द टोटल 5 years दिस अरेंजमेंट हैज बीन डन फॉर द कंपनसेशन सेस, ठीक है ना। कंपनसेशन सेस में यही चीजें हैं, जो जो चीज मैंने बताया था वही चीजें हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू शुड बी नोइंग इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनाइटेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होते हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। बट वन थिंग ऑल्सो यू विल हैव टू नो 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स के बेसिस पे डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन होता है 3/4, और वेटेड मतलब क्या है, वेट सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 वेट है, एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो वोट है वेट है वो 2/3 है। इसके बेसिस पे जीएसटी काउंसिल में वो होता है, क्या बोलते हैं, वोटिंग होता है। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी भी बहुत सारे कुछ चीज़ों को पास किया, जिसमें है कि जैसे ड्वेल रेट्स ऑफ द लॉटरीज, पहले क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड लॉटरीज होते थे उस पर टैक्स कम लगता था, जैसे 12% बस जीएसटी लगता था, बट जो प्राइवेट जो और लॉटरीज निकालते थे उनको 28% टैक्स देना पड़ता था। नाउ उसको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाके 28% दोनों के लिए ला दिया गया। फिर another mechanism which is there is the reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism, what kind of reverse charge mechanism is there? जैसे कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जहाँ पे सप्लायर जो होता है ना, मीन्स लाइक जैसे क्या है, जो सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो क्या है कि वो अगर जीएसटी के अंदर में पाए हुए नहीं है, अगर जो सप्लायर है जीएसटी के अंदर में नहीं है तो ये जो रिसीवर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले सिस्टम क्या था, पहले ये समझो, इसके बाद सिस्टम क्या चेंज हुआ वो समझो, है ना। लाइक अगर नॉर्मल कंडीशन है, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, सो व्हाट विल हैपन, जैसे एक रिटेलर, एक पर्सन है जो कि रिटेलर के पास गया, इसने क्या किया, इसको जीएसटी पे किया, ये क्या करेगा, इसने 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 किसको जीएसटी पे किया होगा, जिससे सप्लाई आया होगा, इसने इससे जीएसटी पे किया होगा, और ये जो सप्लायर होगा वो गवर्नमेंट को पे किया होगा टैक्स को। फिर से समझो, ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो इंडिविजुअल आपके और मेरे जैसे आदमी हैं, उसने जब लाइफ बॉय खरीदा तो इसने इसको टैक्स पे किया रिटेलर को, और रिटेलर ने कब जीएसटी पे किया होगा, जब इसने जहां से सामान खरीदा होगा उसने उसको उससे उसने खरीदा होगा। तो जीएसटी इसने तो गवर्नमेंट को नहीं दिया, पर जीएसटी इसने दिया गवर्नमेंट को, जो सप्लायर था, और यहां से गवर्नमेंट को मिल गया। बट व्हाट विल हैपन कि सपोज सप्लायर अगर जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, या तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी का सप्लायर है, या तो उसने रजिस्टर नहीं किया है। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज आपने इसने सप्लाई किया है ना, अब इससे कैसे टैक्स लिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है, ही विल हैव टू पे द टैक्स। तो रिगार्डलेस ऑफ वो कहीं से भी ला रहा है, सप्लायर दे रहा है नहीं दे रहा है, पर जो रिसीवर है उसको तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। दैट इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, ये जो सप्लायर, जो रिसीवर है, वो कोशिश करेगा वैसे ही परसेंटेज से ले जिसके पास जो खुद टैक्स दे रहा है, ताकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। दैट इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स,
तो वैसे कंडीशन में द लायबिलिटी कम्स अंडर द रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें आती है, ठीक। फिर होता है ई वे बिल। क्या होता है कि जैसे जब कोई गुड्स जब एक साइड से मतलब एक स्टेट से दूसरी जगह पे जाता है, तो कई जो ट्रक्स में जाते हैं, तो हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्सेस देना पड़ता था, ठीक है ना। और इसका जो रेट है, इतना सारे चेंजेस होते थे जिसके कारण से बहुत मुश्किल होता था कि हर एक स्टेट में जाके टैक्स पे करो, या बहुत दिन तक ट्रक पड़ा हुआ है, अगर उसमें पेरिशेबल आइटम होता है तो वो खराब हो जाता है। ये सारे चीज़ों को हटाने के लिए ई वे बिल लाया गया। ई वे बिल से क्या हो गया कि अब जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगी, और इसके बाद वो पूरे थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी आराम से ट्रैवल करे, रजिस्टर कर लेगा वो पहले से, और वो फिर इसका ट्रैवल करे। सो ये जीएसटी के आने से ये एक पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना। देन एक और हुआ नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी? यू माइट बी नोइंग, और बहुत पहले से सुन रहे होगे कि जीएसटी आने से आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन कि जो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे लोगों को विन विन सिचुएशन होगा। बट व्हाट इज हैपनिंग कि जो प्राइस एक्चुअल में कम हो रहा है ना जीएसटी के आने से, दैट प्राइस इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द कंज्यूमर्स। जैसे कुछ डोमिनोज का जो है, या कुछ ऐसे जो कल्प्रिट लोगों के बारे में आया था, कि जो लोग क्या है कि जो जो प्राइस है उसको कम ना करके वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं कस्टमर को, तो देर इज नो रिडक्शन इन द रेट ऑफ द टैक्सेस, है ना। एंड द बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट। ऐसे लोगों को देखने के लिए ये अथॉरिटी बना हुआ है, और वो बहुत सारे लोगों को स्कैन करता है और अकॉर्डिंगली उनको वो पनिशमेंट करेगा, ठीक है ना। सो दैट दीज आर द टर्म्स विच आर देयर फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया, सीए नहीं करना है आपको। फाइन, गुड।